हड़प्पा सभ्यता सीरीज का ये छठा पार्ट है और इसमें हम मेनली बात करेंगे व्यापार तंत्र की, यानी किन किन सभ्यताओं के साथ या किन किन अन्य देशों के साथ उनका व्यापार था और आंतरिक व्यापार तंत्र की भूमिका क्या थी, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार तंत्र की भूमिका क्या थी, फारस की खाड़ी के साथ व्यापार की भूमिका क्या थी। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि जो स्थान थे वहाँ से व्यापार किस प्रकार होता था। न सिर्फ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत से इसके व्यापार को देखने का जो तरीका है हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई तब से लेकर अब तक उसमें क्या बदलाव आया है, हिस्टोरियंस ने इसको किस प्रकार से देखना शुरू किया है और इसमें जो भी बदलाव आए हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन बने ट्रेड का तो इसमें कवर हो जाए। शुरुआत में जब हड़प्पा की खोज हुई थी 1921-22 में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने जब इसकी खुदाई शुरू की थी तो तब से शुरुआत में हड़प्पा और मेसोपोटामिया के व्यापार के बीच में विद्वानों की बहुत रुचि बढ़ी। हड़प्पा ये मैंने सिंधु घाटी लिखी है, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया इन दोनों के बीच में व्यापार का तंत्र है किस प्रकार काम करता था उसमें बहुत रुचि थी। एक तो कारण ये था कि उस समय साइंटिफिक मेथड ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कार्बन डेटिंग विधि से डेट ज्ञात करने का तरीका नहीं था, तो आपसी सभ्यताओं के बीच में जो तालमेल था, उनके बीच व्यापार था, उनके बीच जिस प्रकार से चीज़ें व्यवस्थित की गई थी, एक दूसरे की मोहरें मिलती हैं, उससे डेट निकालने का प्रयास किया जाता था। यानी एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था संस्कृतियों का और उससे उस दौरान की डेट को कंपेयर किया जाता था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो पढ़ी नहीं गई थी तो उसको मेसोपोटामिया के साथ कंपेयर करके और उसके टाइमलाइन है वो निकालने का प्रयास किया गया था। तो वो समय भी ऐसा ही था, कार्बन डेटिंग थी नहीं, तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही ये चीज़ें डिसाइड होती थी। लेकिन बाद में सभी विद्वानों ने ही ये मानना शुरू कर दिया, लगभग 90% जो हिस्टोरियन है उनने ये मानना शुरू कर दिया कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में उस प्रकार का डायरेक्ट व्यापार, डायरेक्ट ट्रेड नहीं था जैसा हम शुरुआत में सोच रहे थे। इसकी बजाय उनका जो ये फारस की खाड़ी आती है बीच में, पर्शियन गल्फ, यहाँ से इस पर्शियन गल्फ में जो अलग अलग जगह थी इनके माध्यम से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। यानी सिंधु घाटी से डायरेक्ट यहाँ व्यापार न होकर ये बीच के जो यहाँ पर जो इनकी बात करेंगे हम, फारस की खाड़ी में बहरीन की बात करेंगे, ओमान की बात करेंगे आगे विस्तार से, तो इनकी भूमिका थी। यानी एक तरह से ये बिचौलियों की भूमिका निभाते थे मेसोपोटामिया और हड़प्पा के लिए बीच में व्यापार के लिए। तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, बार बार में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी ने मानना शुरू किया कि जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, उसके बीच में जो स्थान है उनके माध्यम से व्यापार होता था। डायरेक्ट उतना ज़्यादा व्यापार नहीं था हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में। फिर धीरे धीरे हड़प्पा के जो आंतरिक व्यापार है कि सिंधु नदी बहती है, घग्गर हाकरा रीजन है, तो नदियों के माध्यम से आंतरिक व्यापार किस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता इतने बड़े रीजन में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में फैली हुई है और इतने बड़े क्षेत्रफल में हम देखते हैं कि चीज़ों में समानता दिखती है, एक प्रकार की चीज़ें लगभग सभी जगह पाई जाती है। तो मेसोपोटामिया से या किसी अन्य मिस्र से किसी भी जो वस्तुएं आती हैं वो लगभग समान रूप से हमें वितरित मिलती हैं सिंधु घाटी के सभी स्थानों में। तो आंतरिक रूप से व्यापार का क्या महत्व था, या ऐसी कौन से पत्थर थे, ऐसी कौन सी धातुएं थी, चाहे तांबा था या टिन था, किस प्रकार से आंतरिक स्थानों से इनको प्राप्त किया जाता था। चाहे तांबा जैसे हम गणेश्वर से या खेतड़ी से राजस्थान से प्राप्त करें, या बलूचिस्तान की पहाड़ियों से कोई पत्थर प्राप्त करें, या गुजरात से हमें काठियावाड़ से कार्नेलियन या सुलेमानी पत्थर या कैल्सिडनी स्फटिक जो भी हम प्राप्त करें, क्वार्ट्ज वगैरह, तो उसके बारे में भी चर्चाएं बढ़ने लगी। तो अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मैं बातें बता रहा हूँ, हम लिखे भी गए इनके बारे में कुछ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पूरी संस्कृति में उत्पादनों की विविधता है और सभी जगह हमें जो बाहर से आई वस्तुएं हैं उनके बारे में भी सभी जगह अवशेष मिले हैं। तो आंतरिक व्यापार तंत्र और बाह्य व्यापार तंत्र दोनों की हम बात करेंगे इसमें। अब जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की कि पहले ये माना जाता था कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में डायरेक्ट व्यापार था और बहुत ही बड़े स्तर का व्यापार था, और कुछ हिस्टोरियन हैं वो इसका बहुत पक्ष भी लेते हैं। जैसे एक महिला इतिहासकार है, या आप कह सकते हैं वो
पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं आप उनको, शिरीन रत्नागर, नाम सुना होगा आपने, और मैंने पीछे की वीडियो में भी इनकी चर्चा की थी। शिरीन रत्नागर, एन रत्नागर, रत्नाकर नहीं है, रत्नागर है, हिंदी में लिख देता हूँ। इन्होंने हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, खासकर समुद्री मार्ग से जो व्यापार है मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो लाजवर्द का आयात होता था मेसोपोटामिया से, वो व्यापार इतना ज़्यादा समृद्ध था कि इसने ज़्यादा निर्भर हो गए थे कि उन्होंने हड़प्पा के पतन को, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके पतन का एक कारण बताया है बहुत बड़ा, लाजवर्द के व्यापार का रुकना, कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में व्यापार बंद हो गया लाजवर्द का, और उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यानी शहर टिक नहीं पाए लाजवर्द के व्यापार के कारण, और धीरे धीरे वो शहर मतलब उनकी अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगी और गाँव की ओर उनका पलायन हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। बाकी अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि डायरेक्ट इतना कोई संपर्क नहीं था मेसोपोटामिया के साथ से। हालांकि मोहरें मिलती हैं, सिंधु घाटी की मोहरें मेसोपोटामिया में मिलती हैं, वस्तुएं भी बहुत मिलती हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की वस्तुएं सिंधु घाटी में कम मिलती हैं, सिंधु घाटी की वस्तुएं मेसोपोटामिया में ज़्यादा मिलती हैं। हालांकि उनके जो 3 प्रतीक हैं, मेसोपोटामिया के 3 प्रतीक माने जाते हैं, वो 3 प्रतीक क्या क्या हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है सूत कातने का यंत्र, सूत कातने का यंत्र। दूसरा है वो जंतुओं से जूझता हुआ एक आदमी, जानवरों से लड़ता हुआ एक व्यक्ति, जूझता एक व्यक्ति। और तीसरा है इनका एक प्रवेश द्वार, एक गेट। ये 3 प्रतीक हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के, जो वहाँ की मोहरों वगैरह पर बहुत ज़्यादा चित्रित किए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से भी ऐसी मोहरें मिली हैं जिनसे इन तीनों चित्रों के बारे में हमें पता चलता है, बार बार इनका इस्तेमाल किया गया है। सूत कातने का यंत्र, जंतुओं से जूझता एक व्यक्ति, ये जूझता एक व्यक्ति, और एक प्रवेश द्वार। तो ये निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित मोहरें हैं। अब इनके बीच में ये प्रतीक इस्तेमाल जरूर किए गए हैं, लेकिन उतनी ज्यादा वस्तुएं मेसोपोटामिया की सिंधु घाटी से हमें नहीं मिलती हैं। अब मेसोपोटामिया के साथ जो समुद्री व्यापार है वो यहां से हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी, अभी मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में भी जो मकरान वाला तट है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, जैसे यहां देखते हैं हम, यहां से ये पाकिस्तान है यहां से, और ये जो तट है यहां से ये मकरान तट है, यहाँ आप देख रहे हैं मकरान तट। और इस पे कई स्थान ऐसे थे, जैसे बालाकोट था, बालाकोट वो नहीं जो आपने पिछले साल न्यूज़ 1-2 साल पहले न्यूज़ में सुना था जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ था, वो नहीं, बालाकोट ये दूसरा है, वो तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके टच में से है, ये नीचे है। बालाकोट है और सुतका गेंडोर है, सुतका को है, वो यहाँ पर स्थित थे, और यहाँ से डायरेक्ट व्यापार की संभावना जताई जाती है कि मेसोपोटामिया से होता है। लेकिन अब तो ये माना जाता है कि बीच में जो ये बहरीन आता है एक टापू के रूप में, या ये जो ओमान वाला रीजन है, इनके माध्यम से व्यापार होता था। एक और चित्र दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये बालाकोट है, यहाँ से बालाकोट, सुतका को, सुतका गेंडोर, ये थोड़ा सा इनका वर्डिंग थोड़ा सा गलत है। तो बालाकोट, सुतका को, सुतका गेंडोर, ये सुक्ता गेंदोर नहीं, हम सुतका गेंडोर लिखते हैं इसको। तो ये स्थान है जिनसे व्यापार होता था मेसोपोटामिया से, क्योंकि ये तटीय इलाके हैं, और यहाँ से फिर आंतरिक सिंधु नदी के मार्ग से या फिर जो स्थलीय मार्ग हैं उनसे सिंधु और बलूचिस्तान प्रांत में, सिंध में, पंजाब प्रांत में सामान भेजा जाता था। तो ये मुख्य स्थान थे मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के, बालाकोट, सुतका को और सुतका गेंडोर। इसी प्रकार जो मिस्र से व्यापारिक संपर्क की बात आती है कई बार, जैसे यहाँ हम देखते हैं ये इजिप्ट है, तो जो सभ्यता थी वो भी यहीं पर थी लगभग, ये इजिप्ट, यहाँ पर मिस्र की सभ्यता, यहाँ से ये तो यहाँ से जाते थे, ये इराक वाला जो रीजन है यही मेसोपोटामिया था, और यहाँ से इस प्रकार से ये, या फिर गुजरात से यहाँ से ये रास्ता है इजिप्ट जाने का, यानी मिस्र की सभ्यता की। हालांकि ज़्यादा व्यापार के इनके संपर्क नहीं मिले हैं, लेकिन जो गुजरात में लोथल स्थान है, तो लोथल से इजिप्ट के संपर्क मिले हैं कि मिस्र की सभ्यता से इसके संपर्क, इस स्थान से व्यापार होता था, ऐसा मिला है। लेकिन मेसोपोटामिया की तुलना में बहुत कम मिला है। तो ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती थी,
लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। इसके अलावा अफगानिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये देखिए यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में तो शोर्तुगही जो है वो व्यापारिक चौकी भी हुआ करती थी। जैसे मैं एक चित्र दिखाता हूँ आपको अभी। शोर्तुगही जो एक व्यापारिक चौकी होती थी, देखिए ये नहीं, दूसरा मैप है, ये देखिए शोर्तुगही। ये देखिए यहाँ पर, ये एक व्यापारिक चौकी हुआ करती थी। किसकी? सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के लिए एक ये व्यापारिक चौकी का काम करती थी, ऊपर अफगानिस्तान एरिया से व्यापार करने के लिए। यहाँ आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे उत्तरी स्थान आता है। इसका हम जब बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार की, तो उत्तर में मांडा लेते हैं। लेकिन इससे भी उत्तर में एक स्थल है हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, शोर्तुगही। लेकिन वो सिर्फ एक व्यापारिक चौकी है, वहां तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं है। यहाँ से शोर्तुगही से ये माना जाता है कि ये लाजवर्द के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। यहाँ से इस चौकी के माध्यम से लाजवर्द आयात किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको अफगानिस्तान से जोड़ने में मुख्य भूमिका, ये देखो ये पहाड़ी इलाका है सारा, दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे मूला दर्रा है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा मेरी आवाज़ भारी आ रही होगी, मेरे थोड़ा सा कोल्ड है इसलिए आवाज़ ऐसी ही आ रही है। मूला दर्रा है या बोलन दर्रा है। इसके अलावा जो गोमल नदी की घाटी थी, वहाँ पर जो दर्रे हैं, उनके माध्यम से अफगानिस्तान के साथ व्यापार होता था। तो ये तो हमने बात की, अफगानिस्तान के साथ थोड़े से व्यापार की और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार की, और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने मिस्र के बारे में बताया, ज़्यादा उसके बारे में, इजिप्ट के बारे में चर्चा करने के लिए है नहीं। अब वापस आते हैं हम यहाँ पर। अब आते हैं जो बाद में ऐसा हुआ कि मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता था, बल्कि जो फारस की खाड़ी वाला इलाका है, ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पर, और इस पर्शियन गल्फ में यहाँ जो देश हैं, यहाँ जो स्थान है, उनके माध्यम से व्यापार होता था। यानी ये बिचौलियों की यहाँ से सामान यहाँ आता था और यहाँ से फिर सिंधु घाटी में सप्लाई होता था। अब यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो मुख्यतः मिलते हैं, यहाँ एक छोटा सा टापू आपको दिखेगा, ये हम दूसरी जगह देखते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने ये राउंड किया है बहरीन, और इसके अलावा एक ये ओमान है यहाँ पर, और इसके अलावा ये कुवैत मिलेगा आपको, ये इराक के जस्ट नीचे यहाँ पर बीच में फंसा हुआ कुवैत का एक टापू था। ये फैल्का आइलैंड फारस की खाड़ी में पड़ता है, और ये कुवैत जो सिटी है इराक के जस्ट नीचे, इराक है यहाँ पर, ये बाईं तरफ सऊदी अरेबिया है। आप वर्ल्ड मैप देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। ये फैल्का आइलैंड है, यहाँ से अवशेष मिलते हैं हमें। हड़प्पाई बाट मिले हैं, सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं, जो इसमें वृत्ताकार मोहरें भी हैं, छोटे सींग वाले जो बैल हैं उसका चित्र भी बना हुआ है। इसके अलावा हड़प्पाई लिपि भी लिखी हुई है। तो फैल्का आइलैंड से हमें इसके अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ जो बहरीन है, इसके नीचे आप देखेंगे कंट्रीज़ में आपको बहरीन टापू मिलेगा, और उस बहरीन में भी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहरीन नाम का जो देश है, एक टापू ही है, वो आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो बहरीन से भी हमें, बहरीन के जो कुछ शहर हैं उनका नाम तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरी नहीं है। रास अल खैमाह बोलते हैं उसको, खैमाह से मिले हैं, या एक दूसरा वहाँ का और शहर है हमाद, या हमाद बोलते हैं, वहाँ से भी हड़प्पाई वस्तुएं मिली हैं। इसके अलावा अगर हम देशों की बात करें तो सीरिया से मिलती हैं, सीरिया में भी जो हमा स्थान है वहाँ से मिलती हैं। और इसके अलावा सूसा, ईरान से भी हमें हड़प्पाई वस्तुएं मिलती हैं। तो बहुत से देश हैं, आप ईरान, सीरिया ये तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैंने वो रास्ता बताया था, एक तो जो मिस्र की तरफ जाता है रेड सागर, लाल सागर से होते हुए, वहाँ से सिर्फ लोथल के साथ व्यापार के ज़्यादा थोड़े से मिले हमें साक्ष्य। बाकी तो अन्य जो स्थान है उनके फारस की खाड़ी वाले देशों और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और अब धीरे धीरे ये लगभग क्लियर हो गया है कि मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट व्यापार न होकर फारस की खाड़ी के जो आसपास के इलाके हैं, ओमान, बहरीन, उनके माध्यम से व्यापार होता था। और ये जो स्थान है वो एक तरह से बिचौलियों की भूमिका निभाते थे। अब यदि हम इसमें देखें, यहाँ से मैंने बताया मकरान तट के आसपास के जो बलूचिस्तान के इलाके थे, बालाकोट, सुतका गेंडोर, यहाँ पाकिस्तान में प्रांत में, और ये पूरा मकरान तट ही है, ईरान तक में चला जाता है, जहाँ पर चाबहार और ग्वादर जैसे बंदरगाह हैं जो आप पढ़ते रहते हैं। भारत और ईरान की परियोजनाओं के बारे में, उनके रद्द होने के बारे में करंट में आता रहता है इसके बारे में। फिर इसके बारे में व्यापार में कुछ और पढ़े, उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। देखिए इसका पता कैसे चला कि ये आपस में व्यापार इसका होता है। मेसोपोटामिया में एक सम्राट हुआ करते थे, सम्राट सारगोन, नाम लिख देता हूं उनका, सारगोन।
तो सारगोन के अभिलेख मिले हैं, सारगोन के, यही लगभग उनका आप बात करें तो 24वीं 23वीं बीसी में, शताब्दी बीसी में, 24th 23rd सेंचुरी बीसी में सारगोन के अभिलेख मिले हैं। और उन अभिलेखों में आप, सारगोन सम्राट है मेसोपोटामिया के, और मेसोपोटामिया का जो सारगोन है ये फर्स्ट रूलर थे अकेडियन एम्पायर के, या अकादियन आप उसको कह सकते हैं, अकेडियन या अकादियन एम्पायर के। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अकादियन एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे सारगोन, सारगोन द ग्रेट या सारगोन ऑफ अक्काद, ऐसा इनका नाम लिखा हुआ मिलता है। तो अकेडियन एम्पायर के जो फर्स्ट जो किंग थे सारगोन, उनके काल का हमें अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख में, उन अभिलेखों में सुमेरियन क्यूनिफॉर्म लिपि, जो इससे पहले मैंने लिपि का वीडियो बनाया था, हड़प्पा लिपि का, तो वो जो किलाक्षर लिपि है सुमेरियन, उसमें वो अभिलेख लिखा हुआ है। और उन अभिलेखों में हमें नाम मिलते हैं, 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं उनका मैं चलो यहीं लिख देता हूं, दिलमुन, मगन और मेलुहा। मेलुहा आपने बुक पढ़ी होगी तो एक अच्छी बुक है मेलुहा की मृत्युंजय, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करें तो शायद आपको टाइम नहीं मिलता होगा। अमीश त्रिपाठी की है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, उसमें भी मेलुहा नाम इसी से लिया गया है। तो ये जो मेलुहा है, ये शब्द इस्तेमाल होता था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से लिखा जाता था। और ये जो दिलमुन और मगन है, इनकी पहचान की गई है, दिलमुन की पहचान की गई है बहरीन से, और मगन है उसकी पहचान की गई है ओमान से। मगन तो है ओमान और दिलमुन है बहरीन। अब ये यहाँ नहीं है, यहाँ तो ये तो यहाँ पर आप दिख रहा है, ये बड़ा सा हिस्सा निकला हुआ समुद्र में, ये तो कतर है, अरेबियन कंट्री कतर है, जिसकी राजधानी दोहा है। यहाँ आपको छोटा सा एक टापू मिलेगा, बड़ा जो पहले मैंने मैप दिखाया था उसमें दिखा होगा, या आप HD मैप सर्च कर सकते हैं कोई गूगल पे, वहाँ आपको दिख जाएगा बहरीन छोटा टापू है। तो चर्चा आती है बहरीन की किस नाम के रूप में, दिलमुन के रूप में, और ओमान की आती है मगन नाम के रूप में, और सिंधु सभ्यता की आती है मेलुहा के रूप में। तो इनकी चर्चा आती है। तो व्यापार है वो भारत या आप कहें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार है, वो ये दिलमुन मगन इन इलाकों से होकर होता था, यानी एक तरह से बिचौलियों की भूमिका निभाते थे। तो ये था विदेशी व्यापार के मध्य संबंध की किस प्रकार से पहले मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच डायरेक्ट व्यापार की चर्चा होती थी, फिर फारस की खाड़ी के जो इलाके हैं उनके माध्यम से व्यापार की चर्चा होती थी। तो अब ये उचित प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट व्यापार न होकर, ऐसा प्रश्न बन सकता है मेंस का, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट व्यापार न होकर ये जो फारस की खाड़ी के द्वीप हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके माध्यम से हम मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। अब बात करते हैं हम कहाँ से कौन सा हमें मिला है, कहाँ से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त करते थे। मोस्टली वैसे तो बहुत वस्तुएं हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं ली हैं। चूना पत्थर, फ्लिंट, चकमक पत्थर ये मिलते थे सुकुर व रोहड़ी की पहाड़ियाँ, ये पाकिस्तान में है, सुकुर और रोहड़ी की पहाड़ियाँ से। तांबा मोस्टली प्राप्त किया जाता था खेतड़ी से, जो झुंझुनू जिला राजस्थान में है वहां से, या जो गणेश्वर जोधपुर नहीं, जोधपुर तो अलग शहर है, जोधपुरा, गणेश्वर जोधपुरा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, तो सीकर राजस्थान में है वहां से, और ओमान, अभी मैंने आपको एक अरेबियन कंट्री बताया था, ओमान से, यहाँ से तांबे की प्राप्ति होती थी। सोना है वो कोलार कर्नाटक और पिकली हल से, जो नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल है कोलार और पिकली हल, यहाँ से सोने की प्राप्ति होती थी। टिन और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। सीसा अधिकतर तो मिल जाता था अजमेर से, लेकिन ऐसे भी प्रमाण है कि सीसा ईरान और अफगानिस्तान से भी शायद मंगवाया जाता था। बाकी ये कैल्सिडनी, कार्नेलियन, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज और सुलेमानी पत्थर, ये अधिकांशतः गुजरात का जो काठियावाड़ रीजन है वहां से प्राप्त होता था। जेडस्टोन, नाम इसका जेडस्टोन ही आता है, वैसे हिंदी में इसको कह सकते हैं आप हरिताश्म पत्थर, ये तुर्कमेनिस्तान से मिलता था। जैस्पर, ब्लडस्टोन, संगमरमर और एक स्लेटी पत्थर आता था, जैस्पर को हिंदी में सूर्यकांत पत्थर कहते हैं, तो स्लेटी पत्थर, ब्लडस्टोन, संगमरमर, जैस्पर ये राजस्थान से मिलते थे। इसके अलावा सेलखड़ी, स्टीटाइट, जिसकी मोहरें सबसे ज्यादा मिली है। आपको बताया मोहरें सबसे ज्यादा किसकी बनती थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहरें सबसे ज्यादा किसकी बनती थी, सेलखड़ी की बनती थी। और बाट सबसे ज्यादा किसके बनते थे, चर्ट के बनते थे। किसके बनते थे,
चर्ट के बनते थे। तो इंपॉर्टेंट है चर्ट और सेलखड़ी, ये स्टीटाइट और चर्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये बलूचिस्तान प्रांत से, राजस्थान से और गुजरात से सेलखड़ी प्राप्त होती थी। तो ये मैंने मुख्य मुख्य शामिल किए हैं, और भी कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे हैं, लकड़ियों के लिए भी हो सकता है, या एलाबास्टर डामर है, वो किस प्रकार वो कोटिंग करने के लिए, जैसे जल रिसाव को रोकने के लिए इस प्रकार की वस्तुएं मंगवाते थे, तो वो भी शायद बलूचिस्तान प्रांत से मंगवाते थे। वो ऐसे बहुत सी हैं, फिरोजा पत्थर है, या कोई लाल गोमेद है, और सीसा है, सीसा तो मैंने बता दिया, सॉरी। तो इस प्रकार के बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन मुख्य मुख्य यही है, आपको ज़्यादा हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, इतनी चीज़ें काफ़ी है। और इसमें प्रश्न वही इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से संबंधित व्यापार का जो क्वेश्चन कोई बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे व्यापार होता है, पहले इसके बारे में क्या धारणाएं थी, अब कौन सी धारणाएं प्रचलित है। बाकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो हम क्या है, लगभग पुरातात्विक स्रोतों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, और जो मेसोपोटामिया की जो किलाक्षर लिपि थी, क्यूनिफॉर्म लिपि थी, उसमें जो लिखा हुआ है उस पर हम ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो ये था ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार तंत्र था इसका, हड़प्पा सभ्यता का, जिसके बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कम से कम आपके एक फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।